हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और कार्य के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये क्लास थर्ड है, यूनिट फर्स्ट है और आज यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक चल रहा है। सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन, पेपर फर्स्ट है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन फर्स्ट हेडिंग है शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। तो शैक्षिक मूल्यांकन होता है कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्यों है मूल्यांकन? क्योंकि इसमें जो होता है विषय वस्तु की उपयोगिता, अध्ययन परिस्थितियाँ तथा सीखने के अनुभव के लिए जो प्रयुक्त होती हैं विधियाँ, जो शिक्षण विधियाँ उपयोग होती हैं, क्या प्रविधियाँ होती हैं, उनकी उपयोगिता की जांच करने के लिए मूल्यांकन जरूरी होता है। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है। जो मूल्यांकन है कि जो है शैक्षिक प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है और जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित होता है। ये दोनों का पार्ट है। शैक्षिक प्रक्रिया का भी है और जीवन से भी संबंधित होता है। जीवन से संबंधित क्यों होता है? क्योंकि जीवन से संबंधित इसलिए होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उस करने के बाद उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ये जो हमने कार्य किया है ये सही है या नहीं। अगर घर में महिलाएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के बाद ये चेक करते हैं कि दाल में नमक कम है या ज़्यादा है। उसका भी मूल्यांकन किया जाता है कि खाना सही से बना है, दाल बनी है सही से कि नहीं बनी है। अगर चावल पकाती हैं महिलाएं तो चावल पहले पकाने के बाद ये देखते हैं कि चावल कभी कच्चा तो नहीं रह गया या कच्चा तो नहीं रह गया या पानी अधिक तो नहीं हो गया। अधिक हो गया तो चावल क्या होगा, गीला हो जाएगा। उदाहरण जानते हैं। एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। अगर डॉक्टर होगा तो अपनी औषधियाँ जो भी दवाइयाँ देता है उसका मूल्यांकन कैसे करेगा? एक स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर तो करेगा नहीं। औषधि का जो है मूल्यांकन करने के लिए वो रोगी को दवा देगा। जो रोगी व्यक्ति होगा उसको दवा देगा कि जो भी उसकी बीमारी होगी उसके अनुरूप। कि अगर मान लीजिए फीवर व्यक्ति को है तो फीवर की दवा देगा, कौन से? पैरासीटामॉल देगा। तो उस पैरासीटामॉल को की उपयोगिता जानने के लिए क्या करेगा, उस रोगी को देगा। और रोगी अगर वो जैसा पैरासीटामॉल टेबलेट खाने के बाद अगर स्वस्थ हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है, तो क्या होगा, डॉक्टर बताएगा ये जो पैरासीटामॉल टेबलेट है ये बीमार मन की पूरी तरह से उपयोगी में, यानी कि उसकी प्रभावशीलता सिद्ध हो गई। मतलब उसका यूज किया जा सकता है कि हाँ ये टेबलेट बुखार में यूज होती है। उसी प्रकार अगर एक शिक्षक होगा अपने अगर प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में क्या करता है, में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। अगर शिक्षक होगा क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उसमें अगर प्रभावशाली शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, अगर विधियाँ हैं या फिर सीखने की जो भी सहायक सामग्री है उसकी उपयोगिता को जानने के लिए वो क्या करेगा, उसकी उपयोगिता को जानने के लिए अगर विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन होता है तो क्या करेगा, उसका मूल्यांकन करने का तरीका जो होगा अच्छा होगा। मतलब पूरी तरह से मूल्यांकित कर सकता है कि हमारी ये शिक्षण विधियाँ हैं, जो भी टीचिंग सहायक सामग्री है, यो
विद्यार्थी के जीव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरह से क्या है, उपयोगी हैं। फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि मूल्यांकन दो शब्दों के मेल से बना होता है। पहला क्या आता है, मूल्य प्लस अंकन करना, मतलब कि होता है, मूल्य का अर्थ होता है जो भी हमारी, मान लीजिए जो भी हमारी विषय वस्तु होती है या अधिगम संबंधी कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री होती है या टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है उसका आकलन करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और मूल्यांकन जो है वस्तु की उपयोगिता या अधिगम संबंधी परिस्थितियों या सीखने का अनुभव की जांच करने के लिए जो भी हम तरीका अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय किसी वस्तु व्यक्ति के मूल्यों को आंकने की वह प्रक्रिया है जिसमें मापित मूल्यों का अवलोकन कर उसकी उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगर हम शिक्षण संबंधी प्रविधियाँ या शिक्षण संबंधी विधि को अगर मापित करते हैं तो उसकी उपयोगिता और उसका मूल्य का निर्धारण करते हैं। फिर क्या करते हैं, विषय वस्तु की अगर मान लीजिए कक्षा 6 के लिए बुक हम लेते हैं, अगर उसमें सही से भाषा शैली का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें सही से फिगर बना है या नहीं, उसका मूल्यांकन किया जाता है, वो कक्षा 6 के लिए उपयोगी बुक है या नहीं है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों को उस जो मैंने बुक लेंगे बच्चे, वो बच्चों के लिए उपयोगी है या नहीं है, इसकी का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण फिर देखते हैं। माना 3 विद्यालय हैं A, B, C। विद्यालय A का परीक्षा फल जो है 80% है, विद्यालय B का परीक्षा फल 70% है तथा विद्यालय C का परीक्षा फल 65%। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय A का परीक्षा फल जो है B और C से क्या है, अच्छा है, तथा C का परीक्षा फल सबसे खराब है। यही क्या है, मूल्यांकन करना। अगर आप परीक्षा देते हैं, वार्षिक या त्रैमासिक देते हैं या अर्धवार्षिक देते हैं, तो आप परीक्षा देने के बाद उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन होने के बाद क्या होता है, रिजल्ट घोषित किया जाता है कि कौन बच्चा टॉप पे है, कौन बच्चा सबसे लो पर है। यही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की परिभाषा। कोठारी आयोग के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी कि मूल्यांकन जो है एक अनावरत चलने वाली प्रक्रिया, अनावरत में चलने वाली कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से क्या है, संबंधित है। जो मूल्यांकन है शिक्षण संबंधी प्रणाली से एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण कड़ी है, और जो शिक्षण संबंधी जो हमारे उद्देश्य होते हैं या लक्ष्य होते हैं उनसे घनिष्ठ रूप से क्या होती है, संबंधित होती है। अगर बालक के उद्देश्य होंगे और शिक्षक के भी उद्देश्य होते हैं कि शिक्षक को विषय वस्तु की सामग्री को पढ़ाना है और अच्छे से अच्छा उसको परीक्षा फल देना है और अच्छे से अच्छे बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ये टीचर का उद्देश्य है। बालक का उद्देश्य क्या है कि हमें, जो हम कक्षा 6 में हैं तो कक्षा 6 को उत्तीर्ण करके हम कक्षा 7 में एडमिशन लेंगे, वो बालक का उद्देश्य है। या पढ़ने के बाद हमें जॉब लेनी है, वो बालक का उद्देश्य है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार उन्होंने बताया कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया जाता है। रेमर्स एंड गेज ने बताया कि मूल्यांकन की दृष्टि से जो व्यक्ति या समाज के अंदर जो दोनों की दृष्टि से अगर जो भी उत्तम या सही है वही क्या है, उसको ही क्या करते हैं, प्रयोग किया जा सकता है। अगर व्यक्ति में समाज या व्यक्ति या समाज में दोनों की दृष्टि से देखा जाए, अगर व्यक्ति के दृष्टि से जाएगा, अगर बालक अच्छा व्यवहार कर रहा है, व्यक्ति मतलब समाज के द्वारा देखा जाए कि समाज ने जो भी नियम कानून बनाए हैं उसी के अनुरूप अगर व्यवहार किया जा रहा है तो क्या है,
सही है या उत्तम है। शिक्षा में मूल्यांकन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानते हैं आप। मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी शिक्षक को मूल्यांकन करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है, जिन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से बताया गया या निम्नलिखित प्रकार से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करना। अगर हमारे शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं होंगे तो हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, या हम किसी शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे तो हम अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बताया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र मूल्यांकन का संबंध जो होता है शैक्षिक उद्देश्यों से ही होता है, अतः सबसे पहले इन उद्देश्यों को ही स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी व्याख्या सही व स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे जो उद्देश्य हैं उनकी व्याख्या जो है सही रूप से की जाए, कि हमारे उद्देश्य जो है कि कक्षा 6 को उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 7 में जाएंगे, या पढ़ने के बाद हमें जॉब लेनी है, या हमें कोई व्यवसाय करना है। अगर उद्देश्य ही नहीं स्पष्ट होंगे तो उसको शैक्षिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। फिर सेकेंड ऑप्शन पॉइंट है सही उपकरणों की प्रविधि का चुनाव करना। अगर हमारे उपकरण जो अगर सही रूप से उपकरणों का सही रूप से हम चुनाव नहीं करेंगे तो मूल्यांकन नहीं हो पाएगा सही रूप से। उसके लिए बताया जा रहा है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त परीक्षण तकनीकी का चुनाव आवश्यक है। जो हमारे उद्देश्य है उनको प्राप्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण होते हैं या तकनीकी होती है उनका चुनाव जो है आवश्यक होता है। अतः उपकरणों एवं प्रविधि का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। जो हमारे उपकरण होते हैं, अगर हमारे उद्देश्य हैं कि कक्षा 6 में बालक है तो कक्षा 6 के अनुरूप ही उसकी विषय वस्तु सामग्री होनी चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, उसी के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि उपयुक्त उपकरण उपलब्ध ना हो तो निर्माण भी किया जा सकता है। अगर हमारे पास डस्टर चाक या सामपट नहीं है तो उसको हम उसका निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि हमारे शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से हो जाए, कि बालक को विषय वस्तु को आसानी से समझाया जा सके, फिगर बना के समझाया जा सके ब्लैक बोर्ड पे। अगर ब्लैक बोर्ड ही नहीं होगा तो हमारे शैक्षिक उद्देश्य कैसे प्राप्त होंगे। अगर फिगर ही बना के फिगर अगर नहीं बनाया जाएगा तो बालक को उसको समझ में नहीं आएगा। केंद्र को अगर बना के समझाया नहीं जाएगा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसकी व्याख्या कर देने से उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मान कर चलना चाहिए। अगर जो व्याख्या करने वाली होती है उसको व्याख्या के रूप में देना चाहिए। कक्षा का माहौल सही होना चाहिए, वातावरण सही होना चाहिए, जिससे कि बालक क्या हो सीखने में रुचि लें। क्योंकि उपयुक्त उपकरणों का अभाव उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालता। अगर हमारे क्लास या कक्षा में अगर अंधेरा होगा तो उसमें अगर लाइट नहीं होगी तो पढ़ने में रुचि नहीं लेगा बालक, या टीचर भी पढ़ाने में रुचि नहीं लेगा। इसके लिए भी क्या करना चाहिए, लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश का उचित प्रबंधन होना चाहिए, और ब्लैक बोर्ड चाक डस्टर आवश्यक रूप से कक्षा में उपलब्ध होनी चाहिए, और बालक को विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक उसके पास होनी चाहिए। अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही प्रविधि एवं परीक्षण का प्रयोग अति आवश्यक होता है। उपकरण का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना। जो भी हमारे उपकरण होते हैं उनको सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कि असावधानी अगर बरतते हैं तो हमारे उपकरण क्या हो जाते हैं, बेकार या टूट जाएंगे। अगर टूटने वाले होंगे टूट जाएंगे। उपयुक्त परीक्षण के बारे में मूल्यांकनकर्ता को पूरा ज्ञान होना चाहिए। उपकरण का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। उपकरण के गुण व सीमाओं का पूरा ज्ञान मूल्यांकनकर्ता को होना चाहिए। ऐसा ना होने पर उद्देश्य को सही ढंग से पूर्ति नहीं हो पाएगी। जो मूल्यांकनकर्ता होता है, जो भी मूल्यांकनकर्ता होता है, उसको उपकरण के गुण दोषों और सीमाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कि उपकरण
जो है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी सीमा क्या है, कि ये जो उपकरण हम प्रयोग करते हैं तो उसको किस सीमा तक यूज कर सकते हैं, इसका जो है पूरा ज्ञान मूल्यांकनकर्ता को होना चाहिए। तभी जाकर उद्देश्यों को सही ढंग से क्या कर सकते हैं, उसकी पूर्ति हो पाएगी। अन्यथा अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी पूर्ण रूप से। फोर्थ पॉइंट, निर्णय की वस्तुनिष्ठता एवं परिपक्वता। जो हमारा निर्णय हो उसको वस्तुनिष्ठ एवं परफेक्ट, मतलब परफेक्ट होता है कि पूर्ण रूप से क्या हो, उसको बदला ना जा सके। मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, अतः निर्णय लेते समय वस्तुनिष्ठता एवं परिपक्वता के साथ साथ मूल्यों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। निर्णय आत्मनिष्ठ से प्रभावित नहीं होने चाहिए। जो हमने निर्णय दे दिया उसको बाद में उसमें बदलाव ना किया जा सके, या फिर उसमें आत्मनिष्ठा से प्रभावित ना हो, कि ये जो भी हमने मूल्यांकन जिसकी भी, मान लीजिए कक्षा 6 या 7 की मैंने एग्जाम की कॉपी चेक की, उसमें नंबर मेंशन किए गए कि 100 में इस बच्चे ने 30 नंबर या 70 पर नंबर प्राप्त किए, तो उस नंबर में किसी प्रकार का बदलाव ना किया जा सकते, इस प्रकार का निर्णय देना चाहिए। मूल्यांकन का जो है अंत नहीं है, साधन है। मूल्यांकन को हम साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसका अंत नहीं हो सकता है कि मूल्यांकन एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं। मूल्यांकन जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, किसी भी क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में हो या जीवन से संबंधित हो, उसमें भी मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। मूल्यांकन को कार्य का अंत नहीं मानना चाहिए। अगर हमने कोई मूल्यांकन किया कि मूल्यांकन करने के बाद ये कार्य समाप्त हो गया, वो समाप्त नहीं होता, उसका मूल्यांकन चलता रहता है धीरे धीरे। इसे कोई वस्तु या उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र मानना चाहिए, साध्य नहीं। यदि कोई वस्तु या उद्देश्य होते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए मूल्यांकन को एक साधन के रूप में मानना चाहिए, इसे साध्य नहीं मानना चाहिए। पॉइंट 6, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। मूल्यांकन के द्वारा हम शिक्षण प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं कि हमारे शिक्षण प्रक्रिया में बहुत से ऐसे सामग्री होती है, चाहे पुस्तक हो कि का मूल्यांकन करना हो, या चाक डस्टर का मूल्यांकन करना हो, या कक्षा का वातावरण का मूल्यांकन करना हो, या बालक की बुद्धि का मूल्यांकन करना हो, या बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना हो, शिक्षण से संबंधित ही होता है। इसके मूल्यांकन के द्वारा उसमें सभी प्रकार के सुधार लाए जा सकते हैं। मूल्यांकन का मूल्य उद्देश्य जो होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। मूल्यांकन का प्रयोग जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए मूल्यांकन को शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर सुधार लाना होता है। जो मूल्यांकन का प्रयोग होता है शिक्षा की प्रक्रिया में, जो विभिन्न स्तर होते हैं उनमें सुधार लाने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन के कार्य। मूल्यांकन के कार्य का कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है चयन एवं वर्गीकृत में सहायक करना। मूल्यांकन के बाद हम किसी अगर कक्षा में 100 बालक है, उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि इतने बालक A+ में जाएंगे, A वर्ग के हैं, इतने बालक B वर्ग के हैं, इतने बालक C वर्ग के। ABC मतलब A उत्तम क्लास है, B मध्यम है, C क्या है, निम्न क्लास है। इनमें क्या कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। मान लो कोई क्लास ले लें, कक्षा 6 ले लें, साल ले लें, इनको 3 पार्टों में वर्गीकृत करते हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न स्तर में। किसी पाठ्यक्रम विशेष या करियर हेतु उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी मूल्यांकन का एक उद्देश्य एवं कार्य होता है, तथा विद्यार्थियों के विभिन्न गुणों का मापन करके विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों में सरलता से बांटा जा सकता है। मूल्यांकन के बाद ही छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। कि कक्षा 6 का बालक जो है मूल्यांकन, उसका एग्जाम होने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि मूल्यांकन होने के बाद क्या होता है, रिजल्ट घोषित किया जाता है। रिजल्ट में अगर कोई बालक अगर फेल हो जाता है तो उसको उसी क्लास में
फिर से पढ़ना होता है, और जो बालक पास हो जाते हैं उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है या उत्तीर्ण करके दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है। या मान लीजिए त्रैमासिक परीक्षा हो रही है, त्रैमासिक परीक्षा में क्लास का वर्गीकरण करना है कि किस प्रकार से बालक को वर्गीकृत किया जाए कि बालक जो कमज़ोर वाला बालक हो उसको अधिक से अधिक शिक्षण संबंधी जो साक्ष्य सामग्री हो सही से दी जाए, जिससे कि बालक हो सर्वश्रेष्ठ बालक की श्रेणी में आ जाए। तो उसके बाद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद उसको वर्ग किया जाता है ABC। ए मीन्स हो जाएगा वहाँ पर उत्तम, B मध्यम, C निम्न। इन स्तरों में बालक को क्या कर दिया जाता है, बालकों को वर्गीकृत कर दिया जाता है एग्जाम के बाद या मूल्यांकन करने के बाद। भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि कोई भी बालक होता है, अगर उसका एग्ज़ाम लेने के बाद बालक 100 में 100 नंबर ला सकता है, या जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब तुरंत दे देता है, तो उसको बालक को क्या कह सकते हैं कि ये बालक आगे चलकर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। उसके व्यवहार और व्यक्तित्व को देखते हुए या उसकी बुद्धि लब्धि को देखते हुए भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों की उन क्षमताओं या अभियोग्यताओं का पता लगाना है जो आगे चलकर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इसके आधार पर उनके भावी जीवन के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उनकी रुचि के अनुसार भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक आगे चलकर डॉक्टर बनेगा। उनकी व्यक्तित्व या अभियोग्यताओं को देखकर किसी प्रकार की भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या फिर किसी भी सेक्टर में जा सकता है। थर्ड पॉइंट, निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? निर्देशन पेपर 3 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। निर्देशन क्या है? निर्देशन होता है मार्ग करना या मार्ग दिखाना। किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा व्यवसाय के चुनाव में शिक्षक को प्रायः छात्रों को निर्देशन प्रदान करना होता है, किंतु उपयुक्त निर्देशन तभी प्रदान किया जा सकता है जब छात्र की योग्यता, क्षमता, अभियोग्यता, अभिरुचि तथा सीखने की गति आदि की जानकारी शिक्षक को हो। इस कार्य में मूल्यांकन शिक्षक को सहायता प्रदान करता है। जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को सहायता मिल जाती है कि बालक के सीखने की गति क्या है, या उसकी योग्यता क्या है, क्षमता क्या, अभियोग्यता क्या है या अभिरुचि क्या है। इसके बारे में क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को पता चल जाता है कि ये बालक क्या होता है, इसको निर्देशन करना उचित है कि ये बालक की अभिरुचि को देखते हुए इसको निर्देश किया जाता है कि ये बालक साइंस में तेज है, मैथ में तेज है, तो उसको क्या करना चाहिए, इंटर में मैथ लेनी चाहिए या साइंस साइड में जाना चाहिए इस बालक को। अगर बालक कमज़ोर है तो उसको आर्ट साइड में जाना चाहिए। इस प्रकार का निर्देशन जो है शिक्षक को देना चाहिए कि कौन बालक किस वर्ग में रुचि लेता है। हिंदी में अगर रुचि लेता है, हिंदी तो सबके लिए कॉमन होती है, अगर आर्ट साइड में रुचि लेता है तो उसको आर्ट साइड में भेजा जाता है। अगर साइंस साइड में रुचि लेता है तो उसको साइंस साइड में भेज दिया जाता है। अगर बालक कोई व्यवसाय करना चाह रहा है तो उसको उस बालक को व्यवसायिक शिक्षा की ओर निर्देशन दिया जाता है कि आप ये बालक को व्यवसायिक शिक्षा लेनी चाहिए। तुलना। प्रत्येक अध्यापक यह जानना चाहता है कि एक छात्र दूसरे छात्र की तुलना में किस प्रकार प्रगति कर रहा है। जो विद्यालय का अध्यापक होता है, किसी कक्षा में पढ़ा रहा है, तो अध्यापक जानना चाह रहा है कि जो कक्षा में 100 बालक है, 100 बालक में से हर एक दूसरे की क्या करता है, तुलना करता है कि ये बालक इस बालक से किस प्रकार प्रगति कर रहा है, किस प्रकार से बुद्धिमान है या पढ़ने में तेज है। उनकी तुलना कैसे कर सकता है, मूल्यांकन के द्वारा ही
कर सकता है एग्जाम के द्वारा कि ये बालक ने 100 में 70 नंबर प्राप्त किए एक बालक ने, और दूसरे बालक ने 100 में से 80 नंबर प्राप्त किए। इस प्रकार उसकी क्या होती है, तुलना की जा सकती है मूल्यांकन के द्वारा। फिर अन्वेषण एवं शोध कार्य। कोई भी शैक्षिक अनुसंधान बिना मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी जो व्याख्या करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अन्वेषण मीन्स होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना। शोध कार्य मतलब किसी की अगर कोई भी कार्य शोध कर रहे हैं या किसी कार्य पर शोध कर रहे हैं तो उसका भी क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि कब पहुंचते हैं निष्कर्ष पर। उसका मूल्यांकन करने के बाद ही उसकी सही व्याख्या कर सकते हैं और उस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर आता है निदान 6 पॉइंट। मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थी के अधिगम की कमजोरियों तथा उनके कारणों का पता लगाना होता है। इस प्रक्रिया को निदान कहा जाता है। मूल्यांकन के द्वारा हम बालक के जो उद्देश्य होते हैं उनमें किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का कारण पता करते हुए उन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक क्या करता है, निदान बताता है, उपाय बताता है कि ये जो समस्या है इस विषय सामग्री को आप अगर यूज करते हैं तो ये समस्या आपकी क्या हो जाती है, दूर हो जाए। कि अगर बालक को क्या करते हैं, बालक के पास किताब नहीं है, बुक नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो दूसरे बालक की बुक को क्या कर सकता है, लेकर नोट्स बना सकता है, जिससे क्या होगी, उसको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। या मैथ में कमज़ोर है बालक तो उसको क्या करना चाहिए, उस बालक को किताब से क्या करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। अध्यापक से पूछना चाहिए कि इस बार अध्यापक से आप जाकर ये मैथ की सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, साइंस की सब्जेक्ट उसी टीचर से पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार आपका मूल्यांकन का चैप्टर खत्म होता है और यूनिट फर्स्ट भी खत्म हो गया। कल से हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।